यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको इस तरीके से समझाते हैं कि आपको सिर्फ इसी क्लास में सब कुछ याद होता जाता है। नहीं तो हमें पता है कि आप 10-10 साल, है ना, आप नहीं, आपके बड़े भाई वगैरह 10-10 साल से तैयारी करते रहते हैं और परिणाम कुछ भी नहीं निकलता है। लेकिन यदि आप हमारे सभी वीडियो देख लेते हैं तो ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं बना जिसमें आप पास ना हो पाएँ। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा, क्या लिखा हमने यहाँ पर, उपापचय। यदि हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो कैसा बनता है, बनता है उपचय और अपचय, उपापचय। देखिए यहाँ लिखा है उप धन अप, देख सकते हैं आप, उप धन अप, ठीक। उपचय यहाँ पर समझना, उपचय का मतलब होता है किसी चीज का उपस्थित हो जाना। जैसे आपने केमिस्ट्री में देखा था, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है। जब ऑक्सीजन की क्रिया किसी पदार्थ से होती है तो ये बोलते हैं कि उसका ऑक्सीकरण हो गया, ठीक है। उपचय तो माने O2 की प्रेजेंट जरूरी है, O2 प्रेजेंट। इतना आप आशा करते हैं समझ गए। अपचय, अप माना होता है दूर होना, अप माना होता है दूर होना, ठीक है। तो ये भी आशा करते हैं आप समझ गए। अब जो उपापचय है, अब जो आपका उपापचय है, इनका अपने शरीर में क्या उपयोग है। अभी केमिस्ट्री में आपने देखा था, लेकिन इनका अपने शरीर में मेरे बच्चों इनका क्या उपयोग है। तो जो आपका उपचय है, आपके शरीर में जब भोजन पहुंचता है, आप भोजन खाते हो, जब वो ऑक्सीजन से मिलता है तो भोजन पचता है तो आंतों में पहुंच जाएगा तो भोजन के जो सूक्ष्म कण है मेरे बच्चों, उनका होगा स्वांगीकरण। क्या होगा उनका? स्वांगीकरण होगा। क्या होगा? स्वांगीकरण, माने अवशोषण प्रक्रिया उनकी होना शुरू हो जाएगी। स्वांगीकरण के बाद जो एनर्जी प्राप्त होगी तो कोशिकाओं से होते हुए वो आपकी टिश्यू तक पहुंचेगी, माने ऊतकों तक पहुंचेगी, ठीक है। तो अपचय के दो कार्य हुए, वो उपचय के दो कार्य हुए, स्वांगीकरण और टिश्यू निर्माण। कौन कौन से दो कार्य हुए आपके उपचय के? स्वांगीकरण और टिश्यू निर्माण। देखिए प्रिय छात्रों, सिलेबस आपका बहुत सारा है, लेकिन हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इतना इंपॉर्टेंट पढ़ाया जाए कि पेपर में पूरा फंस जाए। स्वांगीकरण, स्व माने होता है खुद, माने स्वयं, ठीक। तो जो भोजन है अपना, अपन इतना सारा भोजन खाते हैं, ठीक है, तो उसका क्या होता है? पाचन होता है। तो भोजन के पाचन के बाद, काय के बाद? पाचन के बाद जो अवशोषण होता है उसको अपन क्या कहते हैं मेरे बच्चों? स्वांगीकरण कहते हैं, ठीक है। अब आपके शरीर में ये पचा हुआ भोजन चला जाता है ग्लूकोज के रूप में। कैसे जाता है? ब्लड के द्वारा जाता है, रक्त के द्वारा जाता है। फिर टिश्यू का निर्माण होता है, आपकी मसल्स बनती है। यहां मेरे बच्चों जब मसल्स शब्द आया, मसल्स माना होती है मेरे बच्चों पेशियां। तो पेशियां जो हैं, इनका निर्माण जो है मेरे बच्चों किसके द्वारा होता है? प्रोटीन के द्वारा होता है, ठीक। आपके शरीर में जैसे आप प्रोटीन खाते हो तो आपके शरीर में मेरे बच्चों सेल होती हैं। क्या होती हैं? सेल। सेल में मेरे बच्चों होता है राइबोसोम, और राइबोसोम में मेरे बच्चों क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। याद कर लो, हर परीक्षा में पूछा गया। अब मैं यहां आपको समझाना चाहता हूं, बहुत सारे अंग हैं जिनके कार्य हैं, आप भूल जाते हो, लेकिन आप हमारा वीडियो इसलिए देखते हो कि सर के वीडियो देखते हैं तो एक बार में सब कुछ याद हो जाता है। राइबोसोम में होता है प्रोटीन का निर्माण।
जो देखो, जो बच्चे जिम जाते हैं, सबको पता है, जो जिम जाते हैं तो वहाँ पर कोई डिब्बा मिलता है खाने के लिए, या मतलब जिम भी नहीं जाते, जब भी अपन को बॉडी बनानी है मेरे बच्चों, तो प्रोटीन खाई जाती है, क्योंकि प्रोटीन से पेशियों का निर्माण होता है, मसल का निर्माण होता है। क्या निर्माण होता है? मसल्स का निर्माण होता है। जब मसल्स मजबूत होती है तो आप बॉस लगते हो। जब मसल्स का निर्माण होता है तो आप बॉस लगते हो। बोलो सही बात कि नहीं है? जिसकी अच्छी बॉडी हो वो बॉस लगता है देखने में। यहाँ क्या लिखा है? राइबोसोम। राइबोसोम बॉस, राइबोसोम बनाता है प्रोटीन। कैसे याद रहे? बॉस, बॉस कब बनोगे? जब प्रोटीन खाओगे तो बॉस, तभी तो बॉस लगोगे। तो कहने का मतलब ये है, पेपर में डायरेक्ट प्रश्न आएगा, राइबोसोम क्या बनाता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। इसको हम संश्लेषण भी कहते हैं। ऐसा प्रश्न आएगा, प्रोटीन का संश्लेषण कोशिका का कौन सा अंगक करता है? तो राइबोसोम करता है। अब आपको ऐसे ध्यान आएगा, राइबोसोम बॉस, बॉस कैसे लगोगे? क्या खाओगे? प्रोटीन खाओगे। तो राइबोसोम क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। देखिए, इस ट्रिक से हमने आपको अच्छे से यहाँ पे बता दिया। जब अपन मेरे बच्चों बीमार हो जाते हैं, जब खाना खाने के लायक नहीं होते हैं, तो डॉक्टर अपन को जो ग्लूकोज है उसकी बोतल चढ़ाते हैं। तो ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6। तो ग्लूकोज जो है अपने शरीर में जाता है और तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या मिलती है? तुरंत ऊर्जा मिलती है। जो व्यक्ति अंदर से इतने कमजोर हो जाते हैं कि ग्लूकोज ही नहीं पचा पाते, वैसे ग्लूकोज का पाचन नहीं होता, ध्यान रखें। मस्तिष्क को सबसे अधिक ऊर्जा कौन देता है? ग्लूकोज देता है। लेकिन मेरे बच्चों, एक ग्लूकोज बन गया आपके शरीर में, भोजन का पाचन होकर ग्लूकोज बन गया। आपने इतनी रोटी खाई, इतनी, लेकिन थोड़े से ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। वो तो भोजन आपने बहुत सारा, उसका कोई फायदा थोड़ी है। शरीर को आवश्यकता है ग्लूकोज की। यदि आपने 1 किलो भोजन खाया तो मात्र 50 ग्राम ग्लूकोज की आवश्यकता है। उसी से आपका जीवन चलना है। तो मेरे बच्चों, जितना भोजन जो है उसमें ऐसे क्या निकाला जाता है? ग्लूकोज। जैसे कि बहुत सारा दूध है, 20 किलो दूध है, उसमें से 1 किलो घी निकला, मैंने बसा निकली, तो उसकी वैल्यू है। इसी प्रकार सारा भोजन तो आपका बेस्ट है, शरीर को चाहिए ग्लूकोज। तो मेरे बच्चों, ये ग्लूकोज जो है आपको ऊर्जा देता है। अब आपका जो यकृत है, लिवर है, ग्लूकोज को भी दूसरे रूप में बदल के इकट्ठा कर लेता है। काम पड़े तो अपन इसका इस्तेमाल कर लेंगे। तो मेरे बच्चों, उसका नाम है ग्लाइकोजन। तो जो आपका लिवर है मेरे बच्चों, लिवर क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल के रख लेता है। जब आवश्यकता पड़ती है तो ग्लाइकोजन को वापस से ग्लूकोज में बदल देता है। तो इतनी जानकारी जो है, आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आई है। अगर समझ में आ रही है तो आपसे सभी क्वेश्चन बनेंगे, कोई क्वेश्चन जो है आपसे आउट नहीं होगा। तो हम इसको साफ करते हैं। प्रिय छात्रों, अब हम देखते हैं श्वसन के बारे में कि श्वसन क्या चीज है। नाम से ही स्पष्ट है, सांस लेना। इसके बाद जो कुछ होगा वो श्वसन होगा। ठीक है, तो अपन इसको एक शब्द में समझते हैं, सांस लेना। ठीक है, सांस लेने में क्या होता है? जो ऑक्सीजन होती है मेरे बच्चों, ये आप नाक से लेते हैं। ऑक्सीजन नाक से लेकर कहाँ पहुंचाते हैं आप? फेफड़ों में। कहाँ पहुंचाते हैं? फेफड़े में। ये यहां आपने समझना। अब आपका जो श्वसन है मेरे बच्चों, 2 प्रकार से होता है। एक होता है आक्सी श्वसन, एक होता है अनाक्सी श्वसन। अब नाम से ही स्पष्ट है, आक्सी माने जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो, अनॉक्सी इस जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता, माने बिना ऑक्सीजन के, बिना ऑक्सीजन के श्वसन। यहां आपको समझना है, जीवन उत्पत्ति के दौरान जो शुरू के जीव थे, जो सबसे पहले जीव
उत्पन्न हुए उनमें अनॉक्सी श्वसन ही हुआ था। ठीक है, तो प्रथम जीवों में हुआ था। जो सबसे पहले जो जीव उत्पन्न हुए थे उनमें मेरे बच्चों अनाक्सी श्वसन ही हुआ था। और आप सभी को पता है जो ऑक्सी श्वसन है, आप में, हम में, बहुत सारे जीवों में कौन सा श्वसन होता है? ऑक्सीजन। तो यहाँ लिखने की ऐसी आवश्यकता नहीं है, आगे हम आपको और लिखाएंगे तो समझ में आ जाएगा। और आप सभी को पता है यदि कोई पदार्थ है उसको हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहे हैं तो वो अच्छे से जलता है और ऊर्जा भी ज़्यादा देता है। तो जो जीव ऑक्सीजन की उपस्थिति में, माने ऑक्सीजन की सहायता से श्वसन क्रिया करते हैं तो उनमें एनर्जी भी बहुत रहती है। ठीक है, क्योंकि वो विकसित जीव कहलाते हैं। तो श्वसन क्रिया बहुत सारे जीव करते हैं, चाहे आपका केंचुआ हो, मेंढक हो, मछली हो, इनके अंग अलग अलग हो सकते हैं लेकिन श्वसन करते हैं। तो इसको हम साफ करते हैं। तो आपका मेरे बच्चों ये श्वसन है, बता दिया कि सांस लेना होता है श्वसन। आपको लग रहा हो इतने कम शब्द है, इतने इनमें से ही फंसेगा। तो श्वसन जो है, आपने सांस ली, श्वसन क्रिया आपने स्टार्ट करी। तो जो मनुष्य है मेरे बच्चों, ये क्या करता है? एक मिनट में 15 से 18 बार सांस लेता है। ठीक, 1 मिनट में 15 से 18 बार मनुष्य सांस लेता है। और जो वायु रहती है, आसपास जो वायु रहती है उसमें ऑक्सीजन कितने % होती है आप सभी को पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। ऑक्सीजन 21% होती है और नाइट्रोजन 78% होती है। अन्य गैसें भी होती हैं, ये सब देखो आपको पता ही, पहले से आपको पता है। जब सांस ली जाती है मेरे बच्चों, तो सांस फिर मेरे बच्चों बाहर भी छोड़ी जाती होगी। जब मनुष्य बाहर सांस छोड़ता है तो उस वायु में मेरे बच्चों जो ऑक्सीजन है कितनी बचती है? उसमें ऑक्सीजन 17% बचती है, 4% ही ले ली जाती है, क्योंकि 17 4 21। ठीक है, तो 17% जब मनुष्य सांस छोड़ता है तो पूछा जाता है प्रश्न, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? उसमें ऑक्सीजन की मात्रा 17% है। फिर मेरे बच्चों बाहर एक गैस और छोड़ी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पर आप थोड़ा सा समझो, कोई पदार्थ जलता है तो कार्बन वाला जब मोस्टली जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो अपने अंदर अपन भोजन खाते हैं, ग्लूकोज खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, उसमें क्या है? कार्बन है, अंदर वो जल रहा है। आप कहोगे सर ये आप तो गलत बोल रहे हो। तो एक बताओ, आप देखो कोई भी वस्तु टच करो, हमने ये टच किया, ये ठंडा है, अभी बोर्ड ठंडा है, ऐसा मतलब अपने आसपास मोबाइल देख लो, मोबाइल तो बैटरी से गर्म हो गया, आसपास कोई वस्तु उसको देख लो, आप टच करके देख लो, वो ठंडी होगी। वो गर्म तब हो सकती है जब उसको आग के पास लाओ, आग से उसको गर्म करोगे तो वो गर्म हो सकती है, इसके अलावा वो गर्म नहीं हो सकती है। आपका शरीर देख लो, गर्म लगेगा, क्यों लगेगा? क्योंकि आपके अंदर आग जल रही होगी। एक सिंपल सी बात है, तर्क है, सोच सकते हो। तो अपने अंदर ही मेरे बच्चों आग जलती है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और जो आप ऑक्सीजन बाहर निकलेगी उसमें वो 17% ऑक्सीजन आपकी होती है। अब कई जीव जंतुओं के जो अंग होते हैं, श्वसन अंग होते हैं, इन पर प्रश्न आता है और आप भूल जाते हैं। इनको याद कैसे रखोगे? जैसे कि मनुष्य का जो श्वसन अंग है मेरे बच्चों, वो कौन सा है? बताओ। मनुष्य का जो श्वसन अंग है वो आपका है लंग्स, जिसको अपन अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फेफड़े कहते हैं। ठीक, ये मनुष्य का श्वसन अंग है।
भूल जाओगे, पता है, कोई दिक्कत नहीं। तो मनुष्यों को अपन क्या कहते हैं, लोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं अपन मनुष्यों को, मनुष्य तो कहते ही हैं, मनुष्य लोग, मनुष्य को अपन लोग भी कहते हैं, नहीं बोलते मनुष्य लोग। तो लोग से अपन याद करेंगे लंग्स, लोग से अपन याद करेंगे लंग्स। चलो मनुष्य अपने निपट गए। अब बच्चों, अब त्वचा से श्वसन कौन करता है? त्वचा से श्वसन करता है केंचुआ। याद कैसे रखें? त्वचा को मेरे बच्चे त्वक भी कहते हैं, त्वक, तो त्वचा को त्वक भी कहते हैं, तो का से अपन याद कर लेंगे केंचुआ। त्वचा को त्वक भी कहते हैं और का से अपन याद कर लेंगे केंचुआ। तो केंचुआ जो है मेरे बच्चों त्वचा से श्वसन करता है। अब आपका बचता है मेंढक, ठीक है, मेंढक माने फ्रॉग। तो फ्रॉग जो है 3 प्रकार से श्वसन करता है आपका। फ्रॉग जो है 3 प्रकार से श्वसन करता है मेरे बच्चों। त्वचा से भी श्वसन करेगा, ठीक है, इसमें फेफड़े भी होते हैं, ये फेफड़े से भी श्वसन करेगा, फेफड़ों से श्वसन करता है। और जो मुंह, मुंह की परत, मुंह में परत होती है, तो मुंह की परत से भी ये श्वसन करता है। प्रश्न ऐसा बनता है कि हाइबरनेशन के दौरान मेंढक श्वसन कैसे करता है? तो हाइबरनेशन के दौरान त्वचा से श्वसन करता है। हाइबरनेशन, हाइबरनेशन, हाइबरनेशन ऐसा कुछ है, याद नहीं मुझे सही से। हाइबरनेशन के दौरान मेंढक त्वचन का हाइबरनेशन के दौरान मेंढक त्वचा से श्वसन करता है। तो मेंढक जो है एक उभयचर जंतु है। कैसा है? उभयचर जंतु है। अब देखिए जो मछली है, मछली जो श्वसन करती हैं वो गिल से करती हैं। कैसे करती हैं? गिल्स से। गिल्स लिख सकते हैं, गिल लिख सकते हैं, गिल्स होता सही। तो एक बताओ, मछली पानी में रहती है, मछली जल की रानी है। मछली जब जल में उसको पकड़ो तो बहुत गीली लगती है, तो मछली जो है गिल्स से श्वसन करती है। कहाँ रहती है मछली? पानी में रहती है। मछली पानी में रहती है तो मछली कैसी हो जाती है? गीली हो जाती है। मछली जब पानी में रहती है तो गीली हो जाती है, तो मछली श्वसन करती है मेरे बच्चों, गिल से श्वसन करती है, ठीक है। अब अगला है अपना, जो कीट होते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, तो कीट में जो श्वसन होता है वो ट्रैकिया से होता है। डायरेक्ट प्रश्न आता है, कीट में जो श्वसन होता है ट्रैकिया से होता है। टा से याद कर लो, ट्रैकिया। तो कीट में जो श्वसन होता है वो ट्रैकिया से होता है। अब कहोगे सर एक आध कीट का नाम बता दो, तो बिल्कुल बता देंगे एक आध कीट का नाम। कॉकरोच, कॉकरोच। तो डायरेक्ट प्रश्न आता है कि कॉकरोच में श्वसन होता है। तो कॉकरोच में श्वसन होता है, वो कैसे होता है, कौन से अंग से होता है? तो ट्रैकिया से कॉकरोच में श्वसन होता है। और कॉकरोच पानी में नहीं रह सकते, पानी में जैसे ही डूबते हैं मर जाते हैं। तो मेरे बच्चों देखिए, छोटी सी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, पेपर में आपसे क्वेश्चन बनेंगे और अच्छा आपको समझाते भी हैं। तो आशा करते हैं जानकारी आपको समझ में आई है। अब हम बोर्ड साफ करते हैं। मेरे बच्चों, अब आपने खाना खाया, खाना खाया तो जो खाना है इसका आपकी आंतों में पाचन होता है। पाचन के बाद इसका स्वांगीकरण होगा। आंतों में छोटे छोटे बिलाई होते हैं, तो पाचन के बाद जो भोजन बचता है उसका अवशोषण करते हैं ग्लूकोज के रूप में। फिर मेरे बच्चों, पाचन के बाद जो ग्लूकोज बना आपका C6H12O6 माने ग्लूकोज बना, ये मेरे बच्चों फिर आपके ब्लड में चला जाता है। काय में चला जाता है? ब्लड से। और ब्लड से शरीर के जितने भी ऑर्गन हैं वहां ये पहुंचता है। अब जितने भी आपके ऑर्गन हैं माने अंग हैं मेरे बच्चों, वो काय से बने हैं?
आप सभी को पता है वो सेल से बने हैं, कोशिकाओं से आपके अंग बने हैं। कोशिकाओं से ऊतक बनते हैं, ऊतक से अंग बनते हैं, आप सभी जानते हैं। तो आपके जो अंग है, कोशिका है, इन तक ये भोजन पहुंच गया। कोशिका क्या करती हैं भोजन का, बहुत सिंपल वे में समझेंगे, घबराना नहीं। तो जो C6H12O6 है मेरे बच्चों, जो ग्लूकोज है, ये कहाँ पहुंच गया, आपकी कोशिकाओं में पहुंच गया। अब मेरे बच्चों आपने सांस ली, क्या लिया आपने, सांस ली नाक के द्वारा, तो ये फेफड़ों में गई, कहाँ गई, फेफड़ों में, जिसको अपन क्या बोलते हैं, लंग्स। ठीक है, फेफड़ों से फिर ये सांस जो है मेरे बच्चों, ये रक्त में ऑक्सीजन मिल जाती है, रक्त में ऑक्सीजन मिल जाती है, और रक्त जो है ऑक्सीजन कहाँ पहुंचाता है, शरीर के सभी अंगों में, और अंग से माने ऑर्गन में पहुंचाती है। ऑर्गन से मेरे बच्चों ये भी जो है आपकी सेल तक, ये सांस के द्वारा जो ऑक्सीजन जा रही थी सांस के द्वारा, वो सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाती है। तो कोशिकाओं में देखिए इस तरीके से जो सेल है, इनमें भोजन आपका खाना पहुंच गया था, उस तरीके से मेरे बच्चों आपकी जो है ऑक्सीजन पहुंच जाएगी लंग्स के द्वारा। तो यहाँ हम ऑक्सीजन लिख देते हैं। और हमने बताया है कि मेरे बच्चों जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई पदार्थ जलता है तो हम बोलते हैं ऑक्सीकरण। यहाँ हो रहा है भोजन का ऑक्सीकरण। आपने देखो मेरे बच्चों, शुरू समझो कि आपने भोजन किया, सांस ली, सांस आपके अंदर मेरे बच्चों कोशिकाओं तक गई। अब ये भोजन आपके कोशिकाओं में पहले से ही मौजूद है, तो ये जलेगा, माने ऑक्सीकरण होगा। इसको अपन क्या कहते हैं मेरे बच्चों, इसको अपन कहते हैं श्वसन। अब सिंपल सी बात है, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया होती है उसको ऑक्सीश्वसन बोलते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, ऑक्सीश्वसन। तो जो ऑक्सीजन है मेरे बच्चों, इसकी उपस्थिति में श्वसन क्रिया हो रही, तो उसको ऑक्सीश्वसन बोलेंगे। तो ये पता है कौन सी श्वसन क्रिया, ऑक्सी लिखने की आवश्यकता वैसे ही नहीं है। ठीक है, तो ऑक्सीश्वसन मेरे बच्चे हो रहा है। अब इसके बाद मेरे बच्चों क्या होगा, कोशिकाओं में श्वसन होगा, आप में ऊर्जा आ रही है, आप बोलते नहीं है, अच्छा खा के नहीं आए, काय ऐसे फिर रहे हो, कुछ खाना नहीं खाया, कुछ काम नहीं कर रहा है, ऐसे काय डले हो, ऐसे काय बैठे हो। तो हमने बताया कि मेरे बच्चों जब कोई पदार्थ जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। छोड़ी तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड थी, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई भाई साहब। समीकरण में क्या दिक्कत है। और मेरे बच्चों पता होना चाहिए, जो सांस छोड़ रहा है इसमें पानी भी मौजूद है, कहोगे सर आप गलत बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। तो सर्दियों के मौसम में आपने कांच के सामने बोल करके देखा होगा, तो सामने कांच में पानी छा जाता है, तो मुंह से पानी हरदम निकलता है भाप के द्वारा, बाष्प के। जिस तरह भोजन पकता है, ऊपर भाप उड़ती है, तो आपके अंदर भी भोजन पच रहा है, तो भाप तो उड़ेगी पानी। तो मेरे बच्चों यहाँ पानी भी बाष्प के रूप में आपका निकलता रहता है। फिर आप बोल रहे हो मेरे बच्चों, तो जो ऊर्जा बन रही है वो तो बन रही है, ठीक है। तो 686 किलो कैलोरी ऊर्जा का निर्माण होता है। अब मेरे बच्चों यहाँ आपको समझना है, आप या आपके पिताजी या कोई भी जब बाहर काम करने जाते हैं तो ऐसा तो नहीं है पूरे पैसे सब्जी में कुछ खर्च करके आ गए, कुछ पैसे बचाते भी हैं। तो मेरे बच्चों इसको भी कुछ रुपया मिलता है, रुपया बनता है। तो मेरे बच्चों यहाँ आपको पता होना चाहिए, इसमें 38 ATP का निर्माण होता है। इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं, 2 और 36 ATP, ठीक है। टोटल 38 ATP ऑक्सीश्वसन क्रिया में बनते हैं। देखो यहाँ पर कुछ संख्या नहीं लिखी है तो उसको एक बोलते हैं। तो एक ग्लूकोज के अणु के ऑक्सीकरण से कितने ATP के अणु प्राप्त होते हैं, 38 ATP के अणु प्राप्त होते हैं। डायरेक्ट प्रश्न बनता है। जब मेरे बच्चों इसका पूर्ण अपघटन हो जाए, ये ग्लूकोज जो अणु है मेरे बच्चों, इसका क्या हो जाए, पूर्ण अपघटन। तो 38 ATP कब बनेंगे, जब इसका पूर्ण अपघटन हो जाए, माने पूरा जल जाए, ठीक है। हमने बताया था कि उपचय और अपचय। अपचय माने अपघटन, अपचय माने क्या होता है मेरे बच्चों, अपघटन होता है।
तो मेरे बच्चों यहाँ 38 एटीपी बन गए, 2 + 36 के रूप में मेरे बच्चों बनते हैं। तो जो एटीपी हैं इनको अपन कोशिका का रुपया कहते हैं, पैसा कहते हैं, तो इसको अपन लिख सकते हैं मुद्रा। तो कोशिका की मुद्रा क्या है, कोशिका का रुपया क्या है, वो एटीपी है। अब एटीपी से बच्चों जब आवश्यकता पड़ती है तो एटीपी से ऊर्जा प्राप्त होती है। कैसे प्राप्त होती है? जो आपका एटीपी है मेरे बच्चों ये एडीपी में बदलेगा, ठीक है। एटीपी से एडीपी प्राप्त होगा और आपको मिलेगी भरपूर ऊर्जा, एनर्जी प्राप्त होगी। प्रश्न आता है डायरेक्ट कि जब एटीपी एडीपी में बदलता है तो ऊर्जा प्राप्त होती है। यहां आप कंफ्यूज हो जाओगे, याद करवा रहा है। टी का मतलब है ट्राई और डी का मतलब है डाई। माने सीधी सी बात है मेरे बच्चों, 3 है, 3 से 2 फॉस्फेट के अणु प्राप्त। भाई एक कहां चला गया? तो ऊर्जा के रूप में चला गया। आप सभी को पता है ऊर्जा को ना तो बना सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से क्या बना? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो ट्राई से डाई प्राप्त होगा और एक एटीपी जो है बच्चों ऊर्जा के रूप में आपको प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अब जो श्वसन क्रिया हो रही है या ऊर्जा निर्माण का जो प्रोसेस हो रहा है, ये सारी क्रियाएं कहाँ होती हैं? तो मेरे बच्चों ये सब कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया। तो अपने शरीर के अंदर श्वसन क्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। श्वसन क्रिया कहाँ होती है मेरे बच्चों? श्वसन क्रिया होती है आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में। एटीपी से एडीपी कहाँ बदला? माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। अब इसको ही भूल जाते हो। आप सभी को पता है, जब आपने पढ़ा होगा कक्षा 10 में कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहते हैं। ये सारी क्रिया बच्चों कोशिका में हो रही है, लिखा है। कोशिका में ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है, कोशिका में राइबोसोम होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस इसलिए कहते हैं क्योंकि वह एटीपी का निर्माण करता है। जिस तरह आपकी मम्मी, आपकी माई, मेरे माई भोजन बना दे, तो माई जो है तो वो भोजन बनाती घर में, इसी प्रकार कोशिका की माई कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी ऊर्जा का निर्माण करती है। तो श्वसन क्रिया कहाँ होती है मेरे बच्चों? ये माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन क्रिया होती है। तो ये तो भाई ऑक्सीजन की उपस्थिति वाली बात। अब यदि ऑक्सीजन ना हो तो देखो क्या होता। आप बच्चों तेज दौड़ते हो, सांस लेते हो, कभी कभी तेज सांस लेते हो, तो मेरे बच्चों जब आपके के शरीर में कम O2 पहुंचती है, ठीक है, तो आपके शरीर में मेरे बच्चों कम O2 पहुंचती है, तो आपकी जो पेशियां हैं, क्या हैं? पेशियां हैं, इनमें क्या बन जाता है? लैक्टिक अम्ल। डायरेक्ट प्रश्न आता है कि कोई व्यक्ति ज्यादा कसरत करता है, तो ज्यादा कसरत करता है मेरे बच्चों, तो पेशियों में, मसल्स में किसका निर्माण होता है? तो जो आपकी पेशियां हैं इनमें लैक्टिक अम्ल बन जाता है, और लैक्टिक अम्ल के कारण पेशियों में थकान होती है और आप थक जाते हो और बैठ जाते हो। डायरेक्ट प्रश्न आता है कि पेशियों में थकान किस कारण से होती है? लैक्टिक अम्ल के कारण होती है। लैक्टिक अम्ल कब बनता है? जब आपके शरीर में मेरे बच्चों ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। कभी कभी आप बोलते हो सर हम ऐसे बैठे थे, हमारा पैर सो गया, आप खड़े हो तो गिर पड़ते हो। आप ऐसे आप सो गए या आपने पैर इस तरीके से कर दिया कि वहाँ जो ब्लड जाना था वो ब्लड खून नहीं पहुँच पाया, तो ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी। जब ऑक्सीजन नहीं पहुँची तो लैक्टिक अम्ल बन गया, तो पेशियों में हो गई थकावट। अपने अब तुम काम भी नहीं कर रहे जब भी थक गई वो। तो शरीर में यदि कम ऑक्सीजन पहुंच रही है मेरे बच्चों, तो आपकी जो पेशियां हैं इनमें लैक्टिक अम्ल बन जाता है और आपकी पेशियों में मेरे बच्चों क्या हो जाती है? थकान हो जाती है। C6H12O6। अब यदि बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही, या तो क्या दो, या पढ़ो बात पूरी,
कम ऑक्सीजन बोला हमने। अब यहाँ मेरे बच्चों बिल्कुल भी देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, बिल्कुल भी यहाँ ऑक्सीजन नहीं है। अब क्या होगा, तो यदि बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं है मेरे बच्चों और पदार्थों को आप जला रहे हो, आप कहोगे सर बिना ऑक्सीजन के कैसे जल जाएगा। आप किसी डिब्बे बंद बर्तन में कोई पदार्थ ढक्कन लगा दो और गर्म करो तब भी जल जाएगा, वो ऑक्सीजन नहीं है, जलेगा तो वही सब गर्मी से। तो यहाँ देखिए कोई भी ऑक्सीजन नहीं है मेरे बच्चों। यदि आपका भोजन जो है बिना ऑक्सीजन के जलता है तो बनता है पाइरुविक अम्ल। क्या बनता है, पाइरुविक अम्ल बनता है। ये डायरेक्ट प्रश्न आपका आया है मेरे बच्चों। और सबको पता है जब ये जल रहा है तो CO2 तो निकलेगी डिब्बे के, अब बंद कर दिया डिब्बा तो डिब्बे के अंदर छा जाएगी CO2, लेकिन CO2 तो बनेगी। तो प्रश्न आता है यदि भोजन का दहन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो क्या बनता है, पाइरुविक अम्ल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो बच्चों ये बनेगी। तो बच्चों एक क्रिया कहाँ पे हुई, माइटोकॉन्ड्रिया में तो ऑक्सीशोषण होता है पता है बच्चों। एक क्रिया आपकी हो सकती है कोशिका द्रव में, सेल फ्लूइड, सेल फ्लूइड, कोशिका द्रव, कोशिका द्रव में यह क्रिया मेरे बच्चों होती है। आशा करते हैं इतनी जानकारी आपको समझ में आई है। इसको हम साफ करते हैं, फिर आगे की जानकारी आपको हम देते हैं। प्रिय छात्रों, अभी आपने क्या समझा था कि यदि व्यक्ति की कोशिकाओं में प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है, मानव व्यक्ति वो है क्या कर रहा है, कसरत बहुत ज़्यादा कर रहा है, इतना टाइम नहीं दे रहा है मेरे बच्चों कि ऑक्सीजन आपके अंगों तक पहुंच जाए, या आप बहुत तेज दौड़ रहे हो, तो कसरत करते हो मेरे बच्चों, तो कसरत करते हो, अब तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है बहुत ज़्यादा। तो मेरे बच्चों जो व्यक्ति कसरत करता है उसको वसा का सेवन बहुत करना चाहिए। जो व्यक्ति कसरत करता है ज़्यादा उसको वसा का सेवन करना चाहिए। तो प्रश्न यहाँ डायरेक्ट बनता है, कोई व्यक्ति लंबे समय तक कसरत करता है तो उसको जो ऊर्जा प्राप्त होती है वसा से प्राप्त होती है। कहाँ से प्राप्त होती है, वसा से। और मेरे बच्चों सबसे ज़्यादा ऊर्जा देने वाला पदार्थ कौन है, वसा है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा देने वाला पदार्थ मेरे बच्चों क्या है, वसा ही है। वसा को अपन क्या बोलते हैं वैसे, फैट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैट। माने आप कसरत कर रहे हो, फटाफट फटाफट आप फटाफट तरीके से कोई काम कर रहे हो तो आपको आवश्यकता पड़ेगी मेरे बच्चों फैट की। और सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पदार्थ मेरे बच्चों फैट है, तो आपको घी का सेवन करना चाहिए। ठीक है। कसरत माने कठिन परिश्रम, कठिन परिश्रम। आप क्या कर रहे हो, कठिन परिश्रम कर रहे हो, तो मेरे बच्चों आपको वसा खाना चाहिए, माने घी आपको खाना चाहिए। ठीक है। अब मेरे बच्चों जो आपके शरीर के बहुत सारे अंग हैं, जैसे कि आपके फेफड़े, अभी फेफड़ों के बारे में बात कर रहे थे, तो फेफड़ों का जो आवरण है या फेफड़ों का अध्यावरण है, फेफड़ों का अध्यावरण है या आवरण है, कुछ भी कहो आप, तो फेफड़ों का जो आवरण है मेरे बच्चों इसको हम प्लूरा कहते हैं, याद रख लो। और आपका जो मेरे बच्चों हृदय है, हृदय का जो आवरण है ये कहलाता पेरिकार्डियम। डायरेक्ट प्रश्न आता है, हृदय का अध्यावरण क्या कहलाता, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम। फेफड़ों का अध्यावरण प्लूरा हो गया और हृदय का आवरण पेरिकार्डियम हो गया। ठीक है।
और आपकी जो किडनी है, किडनी को अपन क्या बोलते हैं, वृक्क बोलते हैं। तो वृक्क का जो आवरण है वो कहलाता है पेरिटोनियम। ठीक है, तो वृक्क का जो आवरण है मेरे बच्चों, ये आपका पेरिटोनियम कहलाता है। तो इतनी जानकारी आप को समझ में आ गई है। और अभी इसके जस्ट पहले इतनी तो अपन ने समझी थी बात, जहाँ बसा अपन ने छोड़ा था इसके पहले मतलब। तो यहाँ आपको क्या समझना है कि यहाँ अपन ने पहले लिखा था क्रैब चक्र। तो जो क्रैब चक्र है इसको अपन टीसीए चक्र भी कहते हैं। क्रैब चक्र को अपन टीसीए चक्र भी कहते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको अपन सिट्रिक अम्ल चक्र भी कहते हैं। डायरेक्ट प्रश्न नहीं बनता। सिट्रिक अम्ल चक्र, इसके 3 नाम हो गए, क्रैब चक्र, टीसीए चक्र, सिट्रिक अम्ल चक्र। इसमें होता क्या है मेरे बच्चों, इसमें सिर्फ इतना सा होता है कि यहाँ जो पायरुविक अम्ल है, जब भोजन जो है ऑक्सीजन से नहीं मिल पाया तो वो पायरुविक अम्ल में बदल गया। तो क्रैब चक्र में क्या होता है मेरे बच्चों, पायरुविक अम्ल, आपकी नहीं बोल रहा है, पौधों की बोल रहा है। ठीक है, तो क्रैब चक्र में क्या होता है, पायरुविक अम्ल कायम बदल जाता है, पायरुविक अम्ल ऊर्जा में बदल जाता है। क्रैब चक्र जो होता है मेरे बच्चों, इसमें पायरुविक अम्ल कायम बदल जाता है, ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। अभी अपन पादपों की बात करी तो मेरे बच्चों जो पादप होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, तो पादप जो होते हैं मेरे बच्चों वो श्वसन कहाँ से करते हैं, आप सभी को पता है श्वसन वो है पत्तियों से करते हैं। तो इसको हम साफ करते हैं, इसके बाद तब आपको अच्छे से जानकारी दे पाएंगे। प्रिय छात्रों, अभी आप बात कर रहे थे पादपों के बारे में। किसके बारे में, पादप, पादपों के बारे में, पादप के बारे में। ठीक, प्रिय छात्रों अभी आप बात कर रहे थे पादप के बारे में। पादप माने बात जानते ही हैं, प्लांट होते हैं मेरे बच्चों। तो पादपों में मेरे बच्चों जो पत्तियां होती हैं, क्या होती हैं, जो पत्तियां होती हैं इनमें होता है हरित लवक। ठीक है, हरित लवक जिसको अपन क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट मेरे बच्चों क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होती है, प्रकाश संश्लेषण होता है, और इसी में मेरे बच्चों श्वसन क्रिया भी होती है। तो डायरेक्ट प्रश्न बनता है, ठीक है, कि पादपों में श्वसन कहाँ पे होता है। पादपों में श्वसन मेरे बच्चों पत्तियों में होता है। पादपों में श्वसन कहाँ होता है मेरे बच्चों, पत्तियों में होता है। पत्तियों में कौन सा अंग होता है, हरित लवक होता है, क्लोरोप्लास्ट, जिसको हम क्लोरोप्लास्ट के नाम से भी पुकारते हैं। अब मेरे बच्चों आपको 2-3 शब्द याद रखने हैं, इसमें वीडियो समाप्त करते हैं। देखिए, आपको याद करना है लाइसिस। जब लाइसिस कभी भी आपको मिले तो लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना। ठीक है, तोड़ना, टूटना, अपघटन। ठीक है, तोड़ना। ऐसे हमने बोल दिया ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस। तो एक नज़र में आप समझ जाएंगे मेरे बच्चों, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस, तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है ग्लाइकोजन। आपका जो लिवर है, एक्स्ट्रा जो ऊर्जा होती है उसको ग्लाइकोजन के रूप में वो परिवर्तित करके रख लेता है। तो ग्लाइकोजन का टूटना, तो ग्लाइकोजन कायम बदल जाएगा आवश्यकता पड़ने पर ग्लूकोज में।
तो आपका लिवर बहुत कोशिश करता है कि आपको स्वस्थ रखा जाए। आप भोजन नहीं करते हो तो पहले आपका लिवर ही खराब होना शुरू होता है। तो लाइसिस माने तोड़ना, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस माने ग्लाइकोजन का टूटना। एक होता है मेरे बच्चों जेनेसिस। जेनेसिस, जेनेसिस माना होता है बनाना, बनाना या बनना, या अपन कह सकते हैं निर्माण। क्या? निर्माण। अब ने बोल दिया ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस जो तो अभी इस फॉर्म में है। कई बार मेरे बच्चों आपको मिलेगा लाइसिस और जेनेसिस। लाइसिस मिलेगा कई बार जेनेसिस मिलेगा। ग्लाइकोजेनेसिस, देखो ग्लाइकोजेनेसिस माने ग्लाइकोजन का निर्माण। कैसे होता है? ग्लूकोज से क्या बन जावे? ग्लाइकोजन बन जावे। समझ गए आप? तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का निर्माण, ग्लाइकोजेनेसिस। तो दो आपको याद करने थे, लाइसिस और जेनेसिस। तो इनसे इसके पहले कोई शब्द जुड़ा हो तो आप उससे आंसर निकाल सकते हैं। जैसे हमने आपको लाइसिस बता दिया, इतना ही छोड़ देते कभी मिल जाता ग्लाइकोलाइसिस माने ग्लाइको माने जन का टूटना, तोड़ के क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। जेनेसिस बताया निर्माण, बनना। ग्लाइकोजेनेसिस माने ग्लाइकोजन का निर्माण। ग्लाइकोजन कैसे बनता है? ग्लूकोज से बनता है। आपके यकृत में ग्लूकोज से मेरे बच्चों बन जाता है। प्रिय छात्रों, आपको समझना है सिराओं के बारे में और धमनी के बारे में। तो देखिए हमने यहाँ लिख दिया सिरा, अंग्रेजी में बीन कहती है। धमनी ये हमने लिख दी यहाँ पे धमनी, ठीक है, धमनी। मेरे बच्चों आपको समझना है सिरा के बारे में। सिरा, इसको अंग्रेजी में बीन कहते हैं। फिर आपको समझना है धमनी के बारे में। धमनी को अपन आर्टरी कहते हैं। तो जो सिराएं होती हैं आपके सही में, इनका काम क्या है? इनका काम है मेरे बच्चों हृदय से प्रिय छात्रों, अब आपको समझना है सिरा और धमनी के बारे में। सिरा को अंग्रेजी में बीन कहते हैं, धमनी को अंग्रेजी में आर्टरी कहते हैं। तो सिराओं का काम क्या है? तो सिराओं का सिंपल सा काम है मेरे बच्चों, बिल्कुल इस तरीके से समझाते याद है। सिराओं का काम है शरीर से अशुद्ध, कैसा? अशुद्ध रक्त हृदय तक पहुंचाना, हृदय तक पहुंचाना। और मेरे बच्चों धमनी है, इनका काम क्या है? अशुद्ध रक्त जो है हृदय तक पहुंच गया, अशुद्ध रक्त हृदय तक पहुंच गया। अब हृदय मेरे बच्चों जो है अशुद्ध रक्त को शुद्ध करती है, कुछ इस प्रकार से करती है। यहां पर समझना, ये हमने यहां बना दिया मेरे बच्चों हृदय। अभी सिंपल वे में समझा रहा है मेरे बच्चों, समझने की कोशिश करना, जब ये चैप्टर आएगा तो अच्छे से समझ। आपका हृदय मेरे बच्चों 4 कक्षों में बटा होता है, 4 चैम्बर आपके हृदय में होते हैं। शरीर से अशुद्ध रक्त हृदय तक पहुंचाना। अब बहुत सारी मेरे बच्चों आपके शरीर में नलिकाएं होती हैं, ठीक है, वो आपके हृदय में अशुद्ध रक्त लाती है। अब मेरे बच्चों अशुद्ध रक्त आ गया यहाँ पे, तो अशुद्ध रक्त जो है मेरे बच्चों कहाँ जाएगा? आपके फेफड़े में जाएगा। अशुद्ध रक्त कहाँ जाएगा? लंग्स में। आपके जो फेफड़े होते हैं मेरे बच्चों, आपके फेफड़े 2 भागों में बटे होते हैं। आपके फेफड़े मेरे बच्चों 2 भागों में बटे होते हैं, एक इधर एक इधर, और फेफड़ों में भी लोग होते हैं। तो हृदय से रक्त फेफड़ों में आया, और फेफड़ों में आप बच्चों आप क्या करते हैं? आप सांस लेते हो। क्या लेते हो? सांस। सांस में क्या कर रहे हो आप? ऑक्सीजन भेज रहे हो फेफड़ों में, ठीक है, ऑक्सीजन भेज रहे हो। अब यहां मेरे बच्चों ये जो ब्लड है, जो रक्त है,
जो फेफड़े में आपके आ गया। अब मेरे बच्चों ये ब्लड आपके फेफड़े में इस प्रकार से आ गया और रक्त जो है और इधर से ऑक्सीजन गई तो ये मिल गया। अब आपके फेफड़े से मेरे बच्चों एक नलिका जो है हृदय में वापस जाती है। अब ये जो रक्त है ये कैसा है आपका? अशुद्ध रक्त है। जो आपका अशुद्ध रक्त है, अशुद्ध रक्त क्या होता है मेरे बच्चों? जिसमें CO2 मिली हो वो अशुद्ध रक्त होता है। अशुद्ध रक्त जब आपके फेफड़े में पहुंचा और ऊपर से ये आपने नाक से ऑक्सीजन ली तो ये हो गया शुद्ध रक्त। अब शुद्ध रक्त जो है मेरे बच्चों आपके हृदय में पहुंच गया। अब इस नलिका का क्या नाम देंगे? धमनी देंगे। तो फुफ्फुस में आ रही इसका नाम भी फुफ्फुस है और फुफ्फुस से जा रही इसका भी नाम फुफ्फुस है। तो फुफ्फुस तो हम लिख देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा है, बहुत कंफ्यूजन वाली। इसका भी नाम फुफ्फुस है, इसका भी नाम फुफ्फुस है। बहुत इंपॉर्टेंट बात। अब यह फुफ्फुस सिरा है या धमनी है, यह फुफ्फुस धमनी है या फुफ्फुस सिरा है। तो आपको एक बात याद रखनी चाहिए, हृदय से जो नलिकाएं जाती हैं उन्हें धमनी कहते हैं। हृदय में जो नलिकाएं आती हैं उन्हें सिरा कहते हैं। हृदय में जो आती हैं उन्हें सिरा कहते हैं। तो देखो हृदय में जो आती हैं वो सिरा हो गई आपकी, देखिए। तो इसका नाम है मेरे बच्चों सिरा। डायरेक्ट प्रश्न आता है। ये प्रश्न आता है कि अशुद्ध रक्त होता है फुफ्फुस सिरा, फुफ्फुस धमनी, ऐसे। अब इसका नाम मेरे बच्चों क्या हो गया? फुफ्फुस धमनी हो गया। तो यहां आपको पता होना चाहिए कि जो फुफ्फुस धमनी है मेरे बच्चों, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। डायरेक्ट प्रश्न आएगा, फुफ्फुस धमनी में कैसा रक्त होता है? फुफ्फुस धमनी में आपका अशुद्ध रक्त होता है और फुफ्फुस सिरा में आपका शुद्ध रक्त होता है। ये आपको याद रखना है अच्छे तरीके से। शुद्ध रक्त, ठीक है। तो आप समझ गए कि शरीर से अशुद्ध रक्त हृदय तक पहुंचाती है। तो जो अशुद्ध रक्त है मेरे बच्चों आपके हृदय में जा रहा है नलिकाओं से। बहुत सारी नलिकाएं हैं, इधर से भी आएंगी, इधर से भी आएंगी, इधर से भी आएंगी। अब हृदय उस रक्त को इकट्ठा करके मेरे बच्चों एक बड़ी सी नलिका से फेफड़ों में पहुंचाता है। लंग्स को फुफ्फुस भी कहते हैं। और यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पर मिल जाती है। अब धमनी का काम देख लीजिए। अब यहाँ जो शुद्ध रक्त हृदय ने ले लिया, अब अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेगा, किसको कितना बांटना है, कहाँ पहुँचाना है। तो यहाँ से मेरे बच्चों फिर रक्त जो है आपका बाहर जाएगा, अन्य नलिकाओं में चला जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ लिखेंगे अपन शुद्ध रक्त हृदय से, कैसे? हृदय से शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाना। तो धमनी का काम क्या हो गया? शुद्ध रक्त हृदय के शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाना। तो यहाँ से जो धमनी शरीर के अंदर पहुंचती हैं वो मेरे बच्चों शुद्ध रक्त लेकर के जाती हैं। तो यहाँ आपने यहाँ पे समझा। अब यहाँ देखिए आपने नाक से ऑक्सीजन ली, इसमें बहुत सारी क्रियाएं होंगी, किस किस क्रिया से ये मिलती है। तो आपके मेरे बच्चों जो फेफड़े हैं, क्या हैं? फेफड़े हैं। इनमें विसरण क्रिया से, कैसे? विसरण की क्रिया से ऑक्सीजन मिल जाती है। विसरण से ऑक्सीजन ब्लड में मिल जाती है। ये आप यहाँ पे समझ गए। अब मेरे बच्चों आपके ब्लड में क्या है? एक हीमोग्लोबिन श्वसन का वर्णक होता है, हीमोग्लोबिन। तो एक हीमोग्लोबिन जो है मेरे बच्चों 4 ऑक्सीजन के अणु ले जाता है। यदि आपके शरीर में हीमोग्लोबिन कम है तो आपको थकान इसलिए होती है कि ऑक्सीजन ले जाने वाला होता है हीमोग्लोबिन। आपको चक्कर बहुत आते हैं तो आपके अंदर हीमोग्लोबिन कम है। आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर सबसे पहले हीमोग्लोबिन ही चेक करता है, माने ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है।
यदि हीमोग्लोबिन कम है तो मेरे बच्चों थकान इसलिए होती है क्योंकि हीमोग्लोबिन ले जाता है 4 ऑक्सीजन के अणु। जब हीमोग्लोबिन ही नहीं है, आप कितनी भी सांस लेते रहो, शरीर में ऑक्सीजन नहीं जाएगी और आपको थकावट होगी, क्योंकि अनाक्षी श्वसन की क्रिया मेरे बच्चों होती है। ठीक है, तो इसको साफ करने के बाद तब हम और आगे बताते हैं यहाँ पे। अब मेरे बच्चों जो सिराएं होती हैं, इनका रंग जो है, आप रंग देख सकते हैं, इनका रंग मेरे बच्चों नीला होता है। आप ना हाथ देखना, नीले कलर के दिखाई देंगे। डॉक्टर इसमें बोतल चढ़ाता है तो सिराओं का रंग नीला होता है, क्योंकि इनमें मेरे बच्चों जो रक्त होता है वो कैसा होता है, CO2 वाला होता है। अब इनका जो रंग है मेरे बच्चों कैसा होता है, इनका रंग जो है लाल होता है। लाल क्यों होता है, क्योंकि आपका जो रक्त है वो O2 वाला होता है। कैसा होता है, O2 वाला आपका रक्त होता है। अब इनकी जो भित्ति है मेरे बच्चों, भित्ति कैसी होती है, लचीली, पतली। इनकी मेरे बच्चों जो भित्ति है, इनकी भित्ति जो है कैसी होती है, मोटी होती है। यह शरीर के ऊपर होती हैं, दिखती हैं अपन को। शरीर के ऊपर होने से दिखती हैं, शरीर के अंदर होती हैं, शरीर के अंदर होती हैं। कभी कभी आप देख सकते हैं, कभी आंखों में कुछ कचड़ा आ जाता है तो एकदम ऐसी ऐसी दिखाई देती हैं जड़ें सी, वो क्या है, धमनियाँ, क्योंकि उनके अंदर शुद्ध रक्त मेरे बच्चों बहता है। और कभी डॉक्टर जो है इस प्रकार से देखता है, जो धक धक की आवाज़ आती है मेरे बच्चों, तो ये धमनी ही हैं जिनको अपन ऐसे पकड़ रहे हैं, तो धमनी का काम होगा है। हाँ, यहाँ लिख सकते हैं, लिखना है तो फुफ्फुस स्राव में लिख सकते हैं, लिखना हो तो आवश्यकता नहीं है, नहीं लिखना है तो आशा करते हैं इतनी जानकारी तो मेरे बच्चों आपको यहाँ पे समझ में आई है, जो कि इम्पोर्टेंट है और इससे डायरेक्ट प्रश्न पेपर में आए हैं मेरे बच्चों। हाँ, इनका अंग्रेजी नाम लिख देते हैं आपको, VEIN, वैसे तो ऊपर लिख सकते हैं यहाँ पे, इसका नाम आर्टरी है। ठीक है, देखो आपके शरीर में मेरे बच्चों 3 प्रकार की नलिकाएं होती हैं, केशिका, सिरा, धमनी। सिराओं, चाहे आपकी धमनी हो चाहे सिराएं हो, तो इनका जो अंतिम छोर है उनको अपन केशिकाएं भी क्या कहते हैं, केशिकाएं कहते हैं। नलिकाओं का अंतिम छोर मेरे बच्चों केशिकाएं कहलाता है। अब देखो मेरे बच्चों, ये सिरा अपन कैसे याद रख सकते हैं, कोई भी एक लाइन है, इसका अंतिम जो सिरा है, ठीक है, इसी प्रकार आपके शरीर में बहुत सारी नलिकाएं होती हैं, इस तरीके से कैसे भी बना सकते हैं। तो अंतिम सिरा है, अंतिम सिरा है, यहाँ बच्चों ब्लड आएगा, तो सिरा जो छोर है इनसे ब्लड आता है, आता कहाँ पहुँचता है मेरे बच्चों, ये आपके हृदय में पहुँचता है। कैसे पहुँचता है, प्रेशर से हृदय में पहुँचता है। तो
उनके छोर से सिराओं से रक्त हृदय में पहुंचता है, इसलिए मेरे बच्चों इसको सिरा कहते हैं। जब ये ब्लड हृदय में हृदय एक पंप की तरह कार्य करता है, तो आपकी जो धमनी है इनमें धक धक की आवाज़ मेरे बच्चों आती है, तो आप गिन लेना 70 से 80 बार। कैसी? 70 से 80 बार, 72 बार। वैसे एकदम क्लियर बात है, 72 बार आपका हृदय धड़कता है, 72 बार। धमनी में धक धक की आवाज़ आती है, वो 1 मिनट में 72 बार आनी चाहिए। ठीक है, आनी चाहिए। और 70 से 80 बार आपका हृदय धड़कता है। तो प्रिय छात्रों, इतनी जानकारी आपको समझ में आई है, इसको हम साफ कर देते हैं। प्रिय छात्रों, जो मत्स्य वर्ग हैं, मछली हैं, इनमें अशुद्ध रक्त बहता है, ये भी पूछ लेते हैं। और आपकी जो मछली हैं पानी में रहती हैं, गीली हो जाती हैं, तो मछलियाँ शोषण करती हैं गिल्स के द्वारा, ये भी आपने अच्छे से जाना। और आपके जो फेफड़े हैं मेरे बच्चों, फेफड़े जो हैं, यदि इनमें कोई बीमारी हो जाती है, फेफड़ों में यदि मेरे बच्चों आपके जो फेफड़े हैं इनमें क्या हो जाए, सूजन, आपके जो फेफड़े हैं मेरे बच्चों इसमें क्या हो जाती है, सूजन, तो इसको अपन बोलते हैं ब्रोंकाइटिस। फेफड़ों में सूजन को अपन क्या बोलते हैं, ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। फेफड़ों का रोग है ब्रोंकाइटिस। और जो मत्स्य वर्ग है, मछली वर्ग है, मत्स्य वर्ग है मेरे बच्चों, इसमें इम्प्योर ब्लड बहता है। इनमें मेरे बच्चों कैसा ब्लड बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। आपकी जो मछलियां हैं जल में रहती हैं, तो गीली रहती हैं, तो गिल से श्वसन करती हैं। तो मछलियों में मेरे बच्चों वायु आशय पाया जाता है। ठीक है, तो वायु आशय पाया जाता है। उनमें वायु आशय 2 अंगों से मिलकर के बना होता है, सहायक और द्रव स्थितिक अंग, इनसे मिलकर के वे बना होता है।